हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक नई सीरीज लेके आए हैं। अब अपने बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो उसको देखते हुए अपन ने कुछ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, उन सभी का डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं। आपको पता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है ना, तो उन सब का डिस्कस करेंगे हर चैप्टर से। अपने को जितने क्वेश्चन बनते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो उसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप साथ साथ में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर का जो क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेमनीफेरस 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 नलि सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली नलिकाओं में सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं पोषक कोशिकाएं हैं। ठीक है, अच्छे से सिलेबस को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सेमनीफेरस ट्यूबल्स कौन सी होती है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं। लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल जानते होंगे सारे के सारे। लीडिंग सेल। दूसरा फॉलिकुलर सेल दे देते हैं, फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल। तीसरा ऑप्शन अपन देखते हैं, सर्टोलाई सेल्स, सर्टोलाई सेल्स। 4 नंबर ऑप्शन दे देते हैं अपन, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है उसके अंदर जो पाई जाने वाली कुछ न्यूट्रिएंट सेल्स होती है, पोषक कोशिका होती है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है ना, आपने जब सेमनीफेरस ट्यूबल्स को पढ़ा होगा कि एक अपन ने पढ़ते हैं कि एक टेस्टिस को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है। इस तरह से ये मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है ना, इसके अलावा इसके अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स है। ठीक है ना, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। इस सेमनीफेरस ट्यूबल्स में 2 टाइप की सेल होती है, ये भी मैं बता देता हूं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सेमनीफेरस ट्यूबल्स का फंक्शन क्या होता है, सॉरी, सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स होती है उसमें न्यूट्रिएंट सेल्स होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है, इसी सेल्स का होता है, पोषक कोशिका का। ठीक है ना, पोषक शब्द यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये पोषण प्रदान करती है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है, उसके अंदर कुछ 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, कुछ छोटी होती है और कुछ बड़ी सेल्स होती है। ठीक है ना, कुछ बड़ी सेल्स होती है इस तरह से। तो आप बताइए कि इस सेल का क्या नाम होता है। तो मोस्टली इसका जो आंसर होगा वो सर्टोलाई सेल होगा। कौन सा सेल होगा, सर्टोलाई सेल्स, क्योंकि ये जो लार्ज अमाउंट में दिख रही है यही सर्टोलाई सेल्स है। कौन सी है, सर्टोलाई सेल। ठीक है, इसे जर्म सेल के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम कौन सी करता है, सर्टोलाई सेल करता है। जबकि अपन लीडिंग सेल्स की बात करो, लीडिंग सेल्स होती है वो इन दो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, जिसपे अपन मोस्टली बात करते हैं। दो गोनेडोट्रोपिन फंक्शन करते हैं, एक एलएच होता है, एक होता है एफएसएच। आपने पढ़ा होगा एलएच और एफएसएच जो सीक्रेट होते हैं वो पिट्यूटरी द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन होगा। वो किस पे फंक्शन करेगा, वो फंक्शन करेगा लीडिंग सेल पे। और लीडिंग सेल पे फंक्शन करने के बाद में इसी लीडिंग सेल्स के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा। ठीक है ना, एंड्रोजन हार्मोन कौन सा स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ठीक है ना, अपन ने बहुत सारे यहाँ से कंसेप्ट को क्लियर किया। क्वेश्चन था सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिका कौन सी होती है, तो कौन सी होगी, सर्टोलाई सेल होगी। ठीक है ना, लीडिंग सेल अलग फंक्शन करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो आपको पता चला कि सर्टोलाई सेल का काम क्या होता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। किसको न्यूट्रिशन है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना किसका काम होता है, किसका काम होता है, सर्टोलाई सेल का। ठीक है ना, सर्टोली कोशिका का काम होता है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट
उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आया होगा कि सेमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिका कौन सी होती है, सर्टोलाई सेल होती है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। कौन से क्वेश्चन का करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इस बार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप जैसे ही सोल्व करते हो इसको तो देने की कोशिश कीजिए। दूसरा है ग्राफियन पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन ग्राफियन पुट्टिका कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, ग्राफियन पुट्टिका कहां पर पाई जाती है, ग्राफियन फॉलिकल होती है वो कहां पर पाई जाती है। इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं। इसका ऑप्शन है टेस्टिस में, वर्षण में। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन दे देता हूं अंडाशय में, अंडाशय में। तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं लीवर में, लीवर में। और 4 नंबर ऑप्शन दे देता हूं यूट्रस, गर्भाशय में। आप ही बताइए कि ग्राफियन पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिक्यूल कहां पर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर दीजिए कि ग्राफियन पुट्टिका कहां पाई जाती है। पहला ऑप्शन है टेस्टिस, दूसरा ओवेरी, तीसरा लीवर, 4 नंबर यूट्रस। आप बताइए, आपने पढ़ा होगा ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर जाके ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो आप बताइए कि ये कहां पर पाया जाता है, बताइए। तो मैं बता देता हूं आपको, ये ओवेरी में पाया जाता है, अंडाशय में। कहां पर पाया जाता है, अपन ओवेरी को ऐसा बनाते हैं, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कुछ वेजल्स निकली हुई होती है। वेजल्स वाले पार्ट को मेडुला के नाम से जानते हैं, मेडुला के नाम से। और बाहरी पार्ट को कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है ना। इसे मध्यांश और इसे क्या बोलते हैं, वल्कुट बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, वल्कुट। और यहां पर कुछ सेल्स होती है, जर्म सेल्स होती है। इसी के दौरान प्राथमिक पुटक बनता है, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, और ऐसे चल के लास्ट में क्या बन जाता है, ग्राफियन पुटक बनता है। तो ग्राफियन पुटक कहां पर बनता है, ओवेरी में या अंडाशय में। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये किसकी है, ओवेरी की है। तो ग्राफियन पुटक कहां पाई जाएगी, अंडाशय में। कहां पर पाई जाएगी, अंडाशय में। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। लीवर है ही नहीं। यूट्रस में अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि ग्राफियन पुट्टिका कहां पर पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, 2024 के लिए। तो इसको अच्छे से एनालिसिस करना है कि ग्राफियन पुट्टिका कहां पर पाई जाती है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है। अपन ने अच्छे से पढ़ा है, इस ओवेरी का डायग्राम भी बनाया है। अच्छे से एनालिसिस करना है, पीछे के लेक्चर में जाना और वहां पर प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये भी अपन ने पढ़ने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन पक्का हो गया होगा कि ग्राफियन पुट्टिका का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, अंडाशय में होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि का दूसरा क्या नाम होता है। ये मेल में प्रेजेंट होती है, मेल में प्रेजेंट होती है, ये आपको पता ही है। मेल में प्रेजेंट होती है, एक एसेसरी ग्लैंड्स होती है, सहायक ग्रंथि होती है। क्या होती है, सहायक ग्रंथि होती है। और इसके अलावा इसमें और भी ग्रंथि थी, प्रोस्टेट ग्रंथि थी, आपने नाम सुना होगा, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। ये कहां पर थी, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन इस बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है, इसका दूसरा क्या नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। ये मेल में प्रेजेंट होती है, मैं बता देता हूं। इसको काउपर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काउपर ग्रंथि के नाम से। तो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, काउपर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अलग होती है, ठीक है ना, ये अलग होती है। ये भी अपन बोल सकते हैं कि स्पर्म को आगे प्रोसेस के लिए, स्पर्म को मोस्टली फर्टिलाइजेशन के लिए सही रखने का काम करती है, ठीक है ना। ये एल्केलाइन मीडियम बनाने का काम करती है स्पर्म के लिए, जिसकी वजह से स्पर्म डिग्रेड ना हो। सेम यही फंक्शन इसका होता है। तो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का सेकंड नेम क्या होता है, काउपर ग्लैंड होता है। कौन सा होता है, काउपर ग्लैंड। तो ये भी क्वेश्चन हो गया होगा आई थिंक। 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस करने वाले हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा आएगा, आप ही बताइए।
परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मादा युग्मक बनने की, मादा युग्मक बनने की, बनने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया क्या कहलाती है? आपने अच्छे से पढ़ा है। परिपक्व मतलब मैच्योर फीमेल गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बनने की क्रिया को अपन क्या किस नाम से जानते हैं? अपन ने अच्छे से पढ़ा है। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूं। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला है शुक्राणु जनन, ठीक है, आता होगा। यह है क्या, बताइए। दूसरा एक्रोसोम अंडोत्सर्ग, एक्रोसोम। दूसरा, तीसरा अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। और 4 नंबर ऑप्शन में देता हूं, मोस्टली इसमें दिया गया है अंडजनन, अंडजनन, अंडजनन। बताइए क्या कहते हैं? मादा युग्मक बनने की क्रिया, मेल गैमेट फॉर्मड होने की जो प्रोसेस होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है शुक्राणु जनन में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो ये मोस्टली नर युग्मक बनने की क्रिया होगी, नर युग्मक। इसमें नर युग्मक बनता है। शुक्राणु जनन में क्या बनता है? नर युग्मक। एक्रोजोम अलग ही भाग है, स्पर्म का पार्ट है। अपन स्पर्म को जैसे ही बनाते हैं, स्पर्म को इस तरह से अपन ने बनाने की कोशिश किया, इसका जो टिप एंड होता है, टिप एंड होता है, उस भाग को अपन एक्रोजोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्रोजोम। इस एक्रोजोम भाग में कुछ एंजाइम्स भी होता है, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो एग मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करता है एंड झिल्ली को तोड़ने का काम करता है। ये भी अपन ने पढ़ा है। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक बन रहा है। यहाँ पर ये एक्रोजोम स्पर्म का पार्ट होता है। अंडोत्सर्ग, ये क्या होगा? जब भी ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, बाहर निकल जाता है, तो उसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ये अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं। अंडोत्सर्ग क्या होगा? हो ही नहीं पाएगा। अंडोत्सर्ग का मतलब है ओवम का बाहर की तरफ एक्सक्रेट होना या अपन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होना, ये भी नहीं है। अंडजनन, अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन। और अंडाणु, अंडाणु मादा युग्म की है। अरे ओवम क्या है? मादा युग्म की है। तो अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या, मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंडजनन, ठीक है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये पार्ट है ही नहीं, क्योंकि शुक्राणु जनन में नर युग्मक बनता है, तो इसका मतलब ये नर युग्मक बनेगा, ठीक है। तो एक्रोजोम अलग पार्ट है, एंडोसर्ग अलग है, ओवुलेशन बोलते हैं इसे, एंडोसर्ग अलग है, ठीक है ना। ओवम का यूटर सॉरी ओवेरी से बाहर की तरफ निष्कासित होना, तो अंडोसर्ग कहलाता है। तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अंडजनन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये कि अपन ने क्या पढ़ा है आज तक, क्या नहीं। जब भी अपन क्वेश्चन देखते हैं अपने को पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको ही। एक स्वच्छ महिला में पूरे जीवन काल में कुल कितने कुल उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? एक स्वच्छ महिला है, एक स्वच्छ महिला, स्वच्छ महिला अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में, जीवन काल में कुल कितने अंडे, कुल कितने अंडे उत्पन्न करती है? बताइए। अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं। 3000, 4000, सेकंड 4000, 40, 400। बताइए कितने एग देने का काम करती है फीमेल अपने लाइफ साइकिल में? आपने पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो लगभग 45 ईयर तक चलता रहता है या 50 तक चलता रहता है। एक ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो उसको काउंट कर लो 45 के समथिंग। 13 से स्टार्ट होता है जिसे मेनार्क कहते हैं, लास्ट में एंड होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो कितना होगा एक स्वच्छ महिला अपने जीवन काल में? अपने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में कुछ मिलियन से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कुछ अपन बात करते हैं 80,000 आता है, 60,000 आता है, फिर कुछ कम होता जाता है, धीरे धीरे लास्ट में कितने बचते हैं? 400। कितने बचते हैं? 400, 400 बचते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने जीवन काल में कितने एग उत्पन्न करती है? 400, ठीक है ना, 400 उत्पन्न करती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सबने पढ़ा है, अच्छे से एनालिसिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? युग्मक निर्माण। इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको ही बताना है। युग्मक निर्माण की क्रिया, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई, बताइए। युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन।
युग्मक फॉर्मेट फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है उसको किस नाम से, गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पढ़ा है, और कौन सा, oogenesis, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। युग्मक जनन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, शुक्राणु जनन और कौन सा, अंडाणु जनन, ठीक है ना। तो युग्मक निर्माण की क्रिया, और युग्मक कौन से होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक, ठीक है ना, फीमेल गेमेट, गेमेट और मेल गेमेट, ठीक है ना। नर युग्मक कौन होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। मादा युग्मक कौन होता है, ओवम होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, अंडाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन की बात करें तो शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु एक नर युग्मक है। मादा अंडाणु जनन में अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंडाणु जनन, अंडाणु एक मादा युग्मक है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता चला युग्मक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्टोली कोशिका का क्या फंक्शन होता है। अभी पढ़ा है अपन ने, मैंने अभी बताया था सर्टोलाई सेल का, सर्टोली कोशिका का, सर्टोली कोशिका का क्या कार्य होता है बताइए। सर्टोलाई सेल क्या करता है, सीधे ही बताइए। सर्टोलाई सेल मोस्टली क्या करती है, कहां पर पाई जाती है, ये टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या बनेगा, वहां पे स्पर्म बनेगा, शुक्राणु बनेगा। और शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है, सर्टोलाई सेल का। शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, क्या करना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना किसका काम होता है, किसका काम होता है, सर्टोलाई सेल का होता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करना किसका फंक्शन होता है, सर्टोलाई सेल का होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपक्व शुक्राणु होता है, उसके शीर्ष पर टोपीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। मान लो ये स्पर्म है, ठीक है ना, ये ऐसा बनाता हूं मैं, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ये मैं यहां पर स्पर्म बना रहा हूं, ठीक है, ये स्पर्म है, ओके। ये मैंने क्या बनाया है, स्पर्म बनाया है। इसके शीर्ष पार्ट पर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या प्रेजेंट होती है, ये हेड पार्ट है जिसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें कुछ अपन ने सेंट्रोसोम देखा है, ठीक है ना। इसके अलावा बीच में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये इसका टेल पार्ट है, ठीक है ना, टेल पार्ट है, ठीक है ना। तो दो तारकाएं होते हैं, एक समीपस्थ, ठीक है ना, एक दूरस्थ। एक को पीसी के नाम से, एक डीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार का होता है, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसे कुछ फिलामेंट निकलता है इस प्रकार से, ये एक आगे की तरफ जाता है जो फीमेल गेमेट में जाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए। एक स्पर्म होता है, उसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना या कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए। उसको एक्रोजोम के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, एक्रोजोम, ठीक है ना। और इसी एक्रोजोम रीजन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, एग मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फर्टिलाइजेशन के समय जब एग होता है, उसकी मेम्ब्रेन की जोना प्लेसूडा, कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सबको तोड़ने का काम किसका होता है, हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम का होता है। तो फर्टिलाइजेशन में काम आता है। तो इस भाग को किस नाम से जानते हैं, एक्रोजोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने करने की कोशिश की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन बनता है। अंडोत्सर्ग में कौन से हार्मोन, अंडोत्सर्ग को कौन से हार्मोन प्रेरित करता है, ओव्यूलेशन होता है ना अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग होना होता है, अंडोत्सर्ग मोस्टली ओवेरी में होता है। अंडोत्सर्ग को कौन से हार्मोन, अंडोत्सर्ग को कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं, हार्मोन प्रेरित करते हैं, मतलब अंडोत्सर्ग को करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं ये बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, अंडोत्सर्ग को कौन प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है बताइए। मैं बता देता हूं, अंडोत्सर्ग को दो हार्मोन करते हैं, जिसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन। आप बता सकते हो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक एलएच हार्मोन होता है, एक एफएसएच होता है। एलएच को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों होते हैं, ये दोनों के दोनों पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और ये एडेनोहाइपोफाइसिस से होते हैं,
एडेनोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी के अगर भाग से रिलीज होते हैं जो आगे लीडिंग सेल पे फंक्शन करते हैं। लीडिंग सेल किसका करता है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। तो अंडोत्सर्ग को जो प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? गोनेडोट्रोपिन होते हैं। अंडोत्सर्ग को जो इंड्यूस करने वाले जो हार्मोन होंगे या ओवुलेशन को जो प्रेरित करेंगे वो हार्मोन कौन से होंगे? गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एलएच और एफएसएच, ठीक है ना। एलएच और एफएसएच कहां पर फंक्शन करेंगे? लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल आगे चलकर टेस्टोस्टेरोन का स्राव करेगी और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी अपन ने देखने की कोशिश की, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा सा, बोर्ड में आ सकता है और जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छे से एनालिसिस करना है इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव निषेचन की क्रिया कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर कंप्लीट होती है? बताइए। मैं बताऊंगा। निषेचन की प्रक्रिया होती है जो फैलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट होती है। किस में होती है? फैलोपियन ट्यूब। आपने सुना होगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब के अंदर किसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है? निषेचन की। और इसके भी तीन पार्ट होते हैं, फंडिस, इस्थमस और एम्पुला। तो मोस्टली एम्पुला में होती है। कहां पर होती है? एम्पुला के अंदर, याद रखना, एम्पुला के अंदर होती है निषेचन की क्रिया, फैलोपियन नलिका, ठीक है ना, अंडवाहिनी के अंदर होती है। और ये भी किसमें? एम्पुला के अंदर होती है। किसमें होती है? एम्पुला के अंदर। याद रखना, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहां पर होगी? एम्पुला के अंदर होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडोत्सर्ग के पश्चात बची हुई संरचना क्या कहलाती है? जब ओव्यूलेशन हो गया, मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर थिका इंटरना एक्सटर्ना सारे कुछ प्रेजेंट है इसमें, और सेकेंडरी oocyte है, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? इस स्ट्रक्चर से क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक है ना, यहां से बाहर निकल गया। अब बची हुई ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? बताइए, बची हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? मैं बता देता हूं, इसे कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कार्पस ल्यूटियम। अगर ये सेकेंडरी oocyte गया है, इसमें इसे ओवम बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तब तो ये कार्पस ल्यूटियम में ही बनी रहती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है तो ये कार्पस ल्यूटियम आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात याद रखना। मोस्टली निषेचन अपन बात करते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के पश्चात बची हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अगर निषेचन हो गया है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस एल्बिकेंस में। ये येलो कलर का लिक्विड होता है और कार्पस एल्बिकेंस होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट है, सेटोलाई सेल क्या काम करती है? सेटोलाई सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा सा, मैं भी बताया था कि कौन सी कोशिका मोस्टली टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है? ऐसी कौन सी सेल है जो टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है? बताइए, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करने वाली। अभी मैंने बताया था दो हार्मोन थे, एलएच और एफएसएच, गोनेडोट्रोपिन थे, लीडिंग सेल पे काम किया। लीडिंग सेल की वजह से ही कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ? टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग कोशिका की वजह से किस हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। तो लीडिंग कोशिका क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। तो अपना क्वेश्चन क्या था? कौन सी कोशिका टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है? तो लीडिंग सेल्स करती है। कौन सी सेल? लीडिंग सेल्स। अपने कुछ अच्छे से क्वेश्चन एनालिसिस करने की कोशिश की है। चैप्टर नंबर 3 था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे जिसमें कुछ छोटे क्वेश्चनों को डिस्कस करने की कोशिश की, अच्छे से एनालिसिस किया, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए और शेयर कीजिए आगे से आगे, आप सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो ठीक है ना, अच्छे से देखना। मैं ये मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए लेके आया हूँ। हर रोज अपन डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं उन सब का डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।